सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में हम बात करते हैं भारत के गौरव, भारत की सेना के बारे में। आज चीन का एक बयान आया है। चीन के एक एक्सपर्ट ने भारतीय सेना के ऊपर यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में रूस के पास, अमेरिका के पास और खुद चीन के पास ऐसी सेना नहीं है जैसी प्रशिक्षित सेना भारत के पास है। चीन भारत का दुश्मन देश है, स्वाभाविक दुश्मन है। सीमाओं के ऊपर तनाव फैला हुआ है और उस तनाव के बीच में यदि चीन के एक्सपर्ट ये कमेंट्स करते हैं, दुश्मन ये कमेंट्स करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना का महत्व कितना है, उसकी बहादुरी, उसका पराक्रम, उसकी रणनीति, उसकी सेवा, उसका अनुशासन और उसका मानवीय पक्ष। इन सारी चीजों में देखा जाए तो भारतीय सेना पूरी दुनिया की, जो भारतीय नौसेना की बात करें, थल सेना की बात करें, भारतीय वायुसेना की बात करें, पूरी दुनिया की जो 5 बड़ी सैन्य शक्ति हैं वो भारत की है। लेकिन इस भारतीय सेना जो पूरी तरह से अनुशासित है, जो कभी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करती, इस भारतीय सेना के ऊपर अपने देश में कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से टीवी सीरियल बनाते हुए उसके ऊपर आक्षेप लगाने का, आरोप लगाने का, उसके मनोबल को गिराने का, मनोबल को तोड़ने का, उनके चरित्र के हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक जाने माने प्रोड्यूसर की, जिसने अभी हाल ही में XXX के नाम से एक वेब सीरीज बनाई। अमेजन के ऊपर वो वेब सीरीज प्रसारित की गई। उस वेब सीरीज में XXX, जो खुद ही नाम जो ब्लू फिल्मों के लिए, पोर्न फिल्मों के लिए, अश्लील फिल्मों के लिए प्रयोग किया जाता है, इस नाम के साथ वो प्रोड्यूसर, वो रिले करने वाली वेब सीरीज क्या संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहती हैं, भारत को क्या बनाना चाहती हैं, इस एक टाइटल से यह सिद्ध हो जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री, ये टीवी इंडस्ट्री, कुछ अच्छे लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इसका दुष्प्रभाव भारत के युवा मन पर, भारत की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। उस टीवी सीरीज में बहुत आपत्तिजनक क्या दिखाया कि भारतीय सेना के एक सैन्य अधिकारी की पत्नी उनकी अनुपस्थिति में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, भारतीय सेना की वर्दी उनको पहनाती है, भारतीय सेना की वर्दी में सेना के, भारत के बैज उसके ऊपर लगे होते हैं, प्रतीक चिन्ह, भारत का राजकीय निशान उसके ऊपर लगा रहता है, सेना का निशान लगा रहता है। वर्दी के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ और भारतीय सैनिकों के परिवार के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने का यह गहरा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र केवल एक वेब सीरीज का नहीं है, एक सीरियल का नहीं है, एक पिक्चर का नहीं है, एक डायरेक्टर का नहीं है। यह षड्यंत्र है भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का। नेपोलियन ये कहते थे कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में तकनीकी, संख्या, कौशल, इसका महत्व सीमित होता है, सबसे अधिक महत्व मनोबल का होता है और मनोबल का महत्व 3 गुना होता है। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। कौरव और पांडवों के बीच के जब युद्ध में द्रोणाचार्य ये शपथ लेते हैं कि मैं अब पांडवों की सेना को नहीं छोड़ूंगा, और जब पांडवों के बीच में हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं द्रोणाचार्य के रौद्र रूप को, तो उस समय वो महसूस करते हैं कि द्रोणाचार्य का मनोबल, द्रोणाचार्य का संकल्प बहुत बड़ा है। उन्होंने द्रोणाचार्य जी के अस्त्र शस्त्र नहीं छीने, सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। उन्होंने युधिष्ठिर से मात्र एक घोषणा करवाई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। तो युद्ध में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रणनीति बनाते हैं कि द्रोणाचार्य के संकल्प को यदि तोड़ना है, मनोबल को तोड़ना है, तो उनको सबसे अधिक प्रेम अपने पुत्र के साथ है। उनके पुत्र के मरने की झूठी खबर फैलाई जाती है और युधिष्ठिर के द्वारा उसकी घोषणा करवाई जाती है। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर को सुनकर द्रोणाचार्य का मनोबल गिर जाता है। अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, विद्या है, रणनीति है, सारा कौशल है, लेकिन केवल मनोबल के ना रहने से द्रोणाचार्य, जो पूरी पांडव सेना का संहार करने वाले थे, युद्ध की सारी परिणाम को पलटा जाता है और युद्ध
कौरव हारते हैं, पांडव जीतते हैं, योद्धाओं के होते होते, क्योंकि पांडवों के पास मनोबल था। तो मनोबल का यह महत्व होता है। तो मनोबल को तोड़ने की यह कोशिश है। भारत की सेना के ऊपर आरोप लगाना यह नया नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, हमारे बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी जिनकी कल हमने बात की थी, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में सैनिकों का ऐसे अपमान नहीं होता जैसे भारत में होता है। अपने भारत में वो आगे कहते हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि भारत देश ऐसा देश है जहां किसी नेता के ऊपर, और मैं इसमें जोड़ता हूं, यदि किसी चरित्रहीन या छुट भैये नेता के ऊपर कोई जूता फेंकता है, कोई शाही फेंकता है, कोई कागज फेंकता है, कागज का गोला बनाकर फेंकता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन भारतीय सैनिकों के ऊपर जब पत्थर कश्मीर में फेंका जाता है, भारतीय सेना को जब रेपिस्ट कहा जाता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भारत के अंदर पैलेट गन के इस्तेमाल की हमने बात की। लाखों, हमारे हजारों, सैकड़ों सैनिक घायल होते हैं पत्थरबाजी के कारण। और ये जो पत्थरबाज करते हैं, तो इस पत्थरबाजी के कारण ये पत्थरबाज, इन पत्थरबाजों को के मैनेजमेंट को करने वाले लोगों को हर एक पत्थरबाजी की इवेंट के लिए पाकिस्तान से 20 लाख रुपए मिलते हैं। एक एक पत्थरबाज को एक एक पत्थरबाजी की घटना के लिए 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का भुगतान किया जाता है। शराब की बोतल दी जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है, आने जाने की व्यवस्था की जाती है। उनका नेटवर्क बना हुआ है, और जो इन चीज को मीडिएट करता है, जो इसको अंजाम देता है, उसको भी एक पत्थरबाजी की घटना के पीछे 1 से 5 लाख रुपए की अर्निंग होती है। और जो अलगाववादी नेता इनका प्रोत्साहन करते हैं, जम्मू कश्मीर से सेना के ऊपर मुकदमा चलाने की बात करते हैं, जब सेना में कोई मेजर, कोई हमारा सेना का सैनिक अधिकारी जब किसी पत्थरबाज को ढाल बनाकर अपनी जीप को निकालता है, जब उनकी जीप को घेर लिया जाता है और जीप के नीचे आकर कोई पत्थरबाज मर जाता है, तो उस समय उन पत्थरबाजों के ऊपर मुकदमा नहीं चलता, बल्कि हमारी सेना के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। पूरे राजनेता उसका विरोध करते हैं। तो पैलेट गन की हमने बातचीत की थी। इन पत्थरबाजों को पैसे मिलते हैं, इन पत्थरबाजों को वकील फ्री में मिलता है, बिरयानी मिलती है, शराब की बोतल मिलती है, पैसे मिलते हैं, आगे भर्ती होने की संभावना मिलती है। और गलती से कोई पत्थरबाज यदि अरेस्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो जाए, तो वकील में उनको कोर्ट में एक महंगा वकील मिलता है, उनको मानवाधिकार आयोग का सहयोग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ऊपर उनका चेहरा दिखाया जाता है, उनको पोस्टर बॉय बनाया जाता है, उनको एक तरीके से हीरो बनाकर पेश किया जाता है, ताकि कश्मीर के दूसरे युवा भी पत्थरबाज, उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी बनने के लिए प्रेरित हों। यह षड्यंत्र देश में किया जाता है। दूसरी, पूरी दुनिया की हम बात करें तो इजराइल में यदि कोई सेना के ऊपर पत्थरबाजी करता है, तो उसको तुरंत देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। रूस में यदि कोई पत्थरबाजी करता है तो उसको आजीवन जेल में डाला जाता है। अमेरिका में यदि कोई पत्थरबाजी करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और अमेरिका के अंदर तो यह प्रावधान है कि यदि किसी ने खुद पत्थरबाजी नहीं की और वह पत्थरबाजी करने वाले ग्रुप में शामिल है, कोई उनके पास खड़ा होकर पत्थरबाजी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वही मुकदमा चलाया जाता है जो पत्थरबाजी करने वाले के ऊपर चलाया जाता है। चीन के अंदर पत्थरबाजी करने वाले को या तो गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। 5% केस में जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनको 4 बाई 4 फीट के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। न्यूजीलैंड में पत्थरबाजों को 14 साल की सजा दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल की सजा दी जाती है। मानवाधिकारवादी ब्रिटेन के अंदर भी कम से कम 3.5 साल की सजा दी जाती है। तुर्की में पत्थरबाजों के लिए नियम है कि उनको सख्त दंड दिया जाएगा, और यदि पत्थरबाज 15 साल से कम उम्र का कोई युवक है या बच्चा है तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलाकर उसके ऊपर सख्त सजा दी जाएगी। अपने भारत में क्या है? अपने भारत में ये पत्थरबाजों के गिरोह, जब सेना इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो नाबालिग स्कूल के बच्चों को टॉफी का, चॉकलेट का, उनके लिए ड्रग्स का, मोबाइल का उनको लालच देकर पत्थरबाजी करने के लिए ले जाते थे। स्कूल की ड्रेस में स्कूल की बच्चियों से सेना के ऊपर पत्थरबाजी करवाते हैं। तो तुर्की के जैसे सख्त कानून की आवश्यकता आज भारत में है, ताकि भारत के 135 करोड़ लोग चैन से अपने घरों में सो सकें। भारत में मैंने आपको बताया है, पूरे देश और दुनिया में जैसा अपमान पत्थरबाजों के लिए जब सेना के ऊपर करते हैं, तो सेना का अपमान पूरे देश व दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसा भारत में किया जाता है। भारत में कन्हैया कुमार से लेकर वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग सरेआम खड़े होकर वो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, अफजल गुरु जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा, हम शर्मिंदा हैं, ये नारे लगाते हैं। वो पत्थरबाजों
के फेवर में नारे लगाते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, वो भारतीय सेना को रेपिस्ट कहते हैं, भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं और इनका समर्थन करने के लिए एनजीओ गैंग खड़ा होता है, अलगाववादी नेता खड़े होते हैं, भारत के विपक्षी दल खड़े होते हैं। मैं आपको घटना बताऊं, पूरे देश व दुनिया में कितना सम्मान किया जाता है। मैं 2 घटनाएं आपके सामने बताता हूं। जापान में एक बार जापानियों को पता लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ कब्र गुवाहाटी में, असम में मिली हैं। 70 साल पुरानी उन कब्रों के लिए उसमें कुछ 50 जापानी सैनिकों के शव वहां पर दफनाए गए थे। जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत की सरकार से बात करके वापस आया। भारत की सरकार से बात करके उन्होंने उन जगहों की पहचान करके उन कब्रों को खुदवाया और खुदवाने के बाद वहां से जो मिट्टी निकली, जो क्योंकि 70 सालों में हार्ड मास सब गल चुका था, उस मिट्टी को वो लेकर विशेष विमानों में लेकर गए। जब कुछ लोगों ने पूछा कि आपने इतना धन खर्च क्यों किया, इन मरे हुए 70 साल पहले मरे हुए सैनिकों से आपके देश को क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इन देश के इन सैनिकों ने हमारे जापान की मिट्टी के लिए अपने प्राण दिए थे और इनका यह अधिकार बनता है कि इनको जापान की मिट्टी नसीब हो, क्योंकि इनका खून जापान की मिट्टी के लिए, जापान के देश के लिए गिरा था। तो उनके लिए हमें अगर सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े तो हम तैयार हैं। और ये खर्च नहीं है, ये जापान के सैनिकों के, जापान के व्यक्तियों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा, उनके मनोबल को बढ़ाएगा। आज जापान के एक एक सैनिक को, एक एक जापान के नागरिक को पता लगेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, यदि तुमने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं तो आने वाली पीढ़ी 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी आपका सम्मान करने वाली है। इजराइल का एक और एग्जाम्पल, इजराइल के एक नागरिक को फिलिस्तीन ने गिरफ्तार कर लिया, सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल की सेना ने, इजराइल की सरकार ने, इजराइल के राष्ट्रपति के लेवल पर बातचीत की गई। बदले में कुछ नागरिकों को, सैनिकों को छोड़ा गया फिलिस्तीन के, और उस एक सैनिक को इजराइल की सेना में वापस जिंदा सुरक्षित लेकर आया गया। और पूरे इजराइल के दूरदर्शन पर यह कहानी बार बार दिखाई गई, लोगों ने बार बार इसको देखा और इसको देखकर इजराइल के अंदर एक नए मनोबल का संचार हुआ कि सेना के एक एक सैनिक की कीमत कितनी है। और वो सैनिक कोई इजराइल की सेना का सेनापति नहीं था, सेनाध्यक्ष नहीं था, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर, कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, सामान्य अधिकारी का कितना सम्मान होता है ये हम इजराइल की घटना से देख सकते हैं। भारतीय सेना है क्या? देखिए, जो टीवी सीरियल में दिखाया गया है वो भारतीय सेना के परिवार के मनोबल को तोड़ने के लिए है। और ये जो मनोबल टूटेगा ये केवल भारतीय सेना के परिवार का नहीं टूटेगा, पूरी भारतीय सेना का टूटेगा। भारतीय सेना के सैनिक की रिस्पेक्ट देश के युवाओं के मन में कम होगी। देखिए, सैनिक कैसे बनते हैं। मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करूं, जो कारगिल युद्ध में हीरो रहे हैं। वो जब बचपन में पढ़ते थे तो बचपन में पढ़ते पढ़ते वो एक आर्मी की कैंटोनमेंट में जाते थे, और जब वो वर्दी को देखते थे तो उनके मन में इतना सम्मान पैदा हुआ कि मुझे तो सैनिक बनना है। मैं कैप्टन मनोज पांडे की बात करूं, जो कारगिल के परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। उनके पड़ोस में एक सैनिक आता था, और जब वो सैनिक छुट्टी आता था, उस सैनिक के अनुशासन को देखकर, उस सैनिक के गौरव को देखकर, उसके स्वाभिमान को देखकर बिहार के गांव के एक बच्चे ने संकल्प लिया कि मुझे सेना में जाना है, और वो परमवीर चक्र विजेता बन गया। ये मनोबल का महत्व है। मनोबल से नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है। यदि XXX की फिल्मों में भारतीय सेना का अपमान किया जाएगा तो हमारी नई पीढ़ी सैनिक बनने की, वीर बनने की, परमवीर बनने की प्रेरणा नहीं लेगी, बल्कि वो किसी पोर्न फिल्म में, किसी XXX फिल्म में काम करने की प्रेरणा लेगी। तो ये हमें भारतीय सेना के गौरव को बढ़ाना है, गौरव को बचाना है। भारतीय सेना में और क्या होता है मैं आपको बताऊं तो भारतीय सेना की बात करें तो पूरी दुनिया की टॉप 5 सेना में भारतीय सेना आती है। 1947-48 का कश्मीर का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो जबरदस्ती हमारे देश में आ गया था, उस युद्ध में भारतीय सेना ने विजय हासिल की। शांति के समय, शांति के जितने आंदोलन हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारतीय सेना को भेजा जाता है। तो पूरी दुनिया में अनुशासित सेना के रूप में भारतीय सेना को जाना जाता है, माना जाता है। हैदराबाद का विलय, हैदराबाद का निजाम जो अपने आप को सुपर पावर मानता था, जो ये सोचता था कि मैंने तो अंग्रेजों को भी एयरफोर्स बनाने के लिए दान दिया है, मेरे पैसे से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की एयरफोर्स बनी है। टाइम मैगजीन के ऊपर दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों के, ताकतवर व्यक्तियों के रूप में जिसका नाम छापा जाता था, उस हैदराबाद की निजामशाही को भारतीय सेना ने
5 दिनों के अंदर ही घुटनों के ऊपर ला दिया था। 1961 का गोवा के मुक्ति का आंदोलन हो, 1962 का भारत चीन का युद्ध हो, भारत और चीन के युद्ध में भी भारतीय सेना पूरे पराक्रम के साथ लड़ी थी। 1965 का युद्ध हो, जहां जय जवान जय किसान का नारा देकर शास्त्री जी ने 1965 का युद्ध केवल हथियारों के बल पर नहीं लड़ा गया था। 1965 का युद्ध जब पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल की सरकार थी, तख्ता पलट हो गया था, तो 1965 में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह देखा कि भारत के राष्ट्रपति शास्त्री जी तो बहुत छोटे से नाटे से कद के एक व्यक्ति हैं, भारत अभी चीन के साथ युद्ध को हारा है, हम भारत को दोबारा से हराएंगे और भारत के एक हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेंगे। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी का कद छोटा था लेकिन मनोबल बड़ा था। जय जवान जय किसान का नारा दिया और उस नारे से पूरी सेना का मनोबल बढ़ा, पूरे देश का मनोबल बढ़ा। शास्त्री जी ने खुद संकल्प के बल पर सेना के मोर्चे पर जाकर एक एक सैनिक का उत्साहवर्धन किया। तो 1965 का युद्ध भारत की सेना जीती, 1971 का युद्ध भारत की सेना जीती, 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, वो भारत की सेना ने किया। 1999 में जब कुछ पाकिस्तानी चूहे कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर घुस आए थे, उनको मार पीट कर ठोक कर बाहर निकालने का काम भी भारत की सेना ने किया। भारत की सेना कैसी है? 1961 की मैं एक घटना की बात करूं तो लोंगेवाला की वो पोस्ट, जैसलमेर जिले की बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उस एक घटना के ऊपर बनाई गई है जब पाकिस्तान ने यह देखा कि 1971 के युद्ध में भारत की सेना का ध्यान तो बांग्लादेश के मोर्चे पर है, पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर है, तो उन्होंने अपने टैंकों की फौज के साथ 2000 सिपाही लोंगेवाला की पोस्ट पर भेज दिए। लोंगेवाला में केवल हमारे 120 सैनिक थे। 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के टैंकों को धूल चटाई और पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को धूल चटाने का काम भी भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना कैसी है? भारतीय सेना में परमवीर चक्र दिया जाता है। भारतीय सेना में 1947-48 से ही लेकर मेजर सोमनाथ शर्मा जी, करम सिंह जी, राम राघोबा जी, यजुनाथ सिंह जी, पीरू सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, मेजर धन सिंह थापा जी, सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी, अब्दुल हमीद जी, कर्नल तारापोरे जी, अल्बर्ट टिक्का जी, निर्मलजीत सिंह सैखो जी, अरुण खेत्रपाल जी, 1971 के युद्ध में ही होशियार सिंह जी, सूबेदार बान्ना सिंह जी, मेजर रामास्वामी परमेश्वर जी, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी, योगेंद्र सिंह यादव जी, संजय कुमार जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, ये वो नाम है भारतीय सेना के सिपाहियों के जिन्होंने वीरता दिखाते हुए भारतीय सेना का, भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। ये मैंने केवल परमवीर चक्र विजेताओं के नाम आपने दिए हैं। भारतीय सेना के एक एक सैनिक का मनोबल, हिम्मत और हौसला कितना है आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं 1971 के युद्ध की एक घटना आपके सामने रखता हूं। मेजर जनरल इयान कार्डोज नाम के हमारे एक सैनिक हुए हैं, भारतीय सेना के एक सिपाही। जब वो 1971 में बांग्लादेश में ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो एक ऑपरेशन में युद्ध के मोर्चे पर लैंड माइन के ऊपर उनका पैर आता है, लैंड माइन फटती है तो उनका पैर घायल हो जाता है। उनको बचाकर सेना के कैंप में लाया जाता है। सेना के कैंप में जब वो मार्फिन मांगते हैं तो मार्फिन नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। और जब अपने साथियों को वो अपनी कटार निकालकर जब वो देते हैं, खुखरी निकालकर देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पैर को काट दो, तो उनके साथी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो पैर को काटें क्योंकि उनमें से कोई डॉक्टर नहीं होता। तो एक भारतीय सैनिक की हिम्मत देखिए, वो अपनी खुखरी को उठाता है, अपने हाथ से अपने पैर को पूरे होशो हवास में काटता है, काटने के बाद अपने पैर को साथी सैनिक को देकर कहता है कि इसको जमीन में दबा दो, और पैर काटने के बाद भी वो मोर्चे पर डटा रहता है, मोर्चे पर लड़ता है, अपनी टुकड़ी को लीड करने का काम करता है। ये भारतीय सेना के एक एक सैनिक का मनोबल होता है और इस सैनिक को उसके बाद सेना पदक से सम्मानित किया जाता है। और ये जो सेना पदक का सम्मान है ये परमवीर चक्र से 18वें नंबर का क्रम में सम्मान है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिनको परमवीर चक्र दिया जाता है उनका सम्मान, उनकी बहादुरी, उनका हौसला कितना रहा होगा। और ये जो मेजर इयान हैं, इनके जैसे लाखों सैनिक है जो उस फौज में जब काम करते हैं तो अपने घर परिवार की समस्याओं को घर पर छोड़कर जाते हैं। आप में से, हम में से कोई देशवासी नागरिक जो घर में रहता है, घर में आधा घंटा जब वो घर पर नहीं पहुंचता है तो घर में माता पिता फोन करना शुरू कर देते हैं। किसी दिन 4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है
किसी दिन किसी नई जगह सोना पड़ता है तो नई जगह नींद नहीं आती, डाइजेशन खराब हो जाता है। नई जगह अच्छा पंखा चलते चलते भी महसूस होता है, एयर कंडीशनर रूम नहीं है, उसके बाद उसको महसूस होता है कि खाना और पानी बदल गया। हमारे भारत के सेना के सैनिक ऐसे हैं जो -50 डिग्री में सियाचिन के ग्लेशियर में अपनी तपस्या करते हुए मातृभूमि की आराधना करते हैं। हमारे सैनिक ऐसे हैं जो जैसलमेर की, राजस्थान की तपतपाती गर्मी में 50 डिग्री 52 डिग्री तापमान के ऊपर अपनी सेवा करते हैं। हमारे सैनिक ऐसे हैं जिनको सोने के लिए कोई डनलप के गद्दे या बिस्तर नहीं मिलते, जो अपनी युद्ध भूमि में बॉर्डर के ऊपर काम करते करते पथरीली जमीन के ऊपर सोते हैं, जिनको खाने के लिए कोई ताजा खाना नहीं मिलता, जो पानी पीते हैं तो उस समय जो उपलब्ध पानी होता है उसको पीते हैं, और अपने साथ कम से कम 40 किलो 50 किलो के हैंड ग्रेनेड, राइफल, अपना पूरा सामान लेकर जो गश्त करते हैं और जो सैनिक की ड्यूटी होती है। यहाँ तो कुछ लोग सरकारी नौकरी में होते हुए, प्राइवेट नौकरी में होते हुए आराम की नौकरी चाहते हैं। उनको 8 घंटे काम करना पड़ता है तो ये लगता है कि 8 घंटे की ड्यूटी बहुत लंबी हो गई है। हमारे सैनिकों की, हम लोग जब अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो चोटी के ऊपर जो सैनिक सेवा करने का काम करता है, वो जब चढ़ता है तो उसकी ड्यूटी कम से कम 36 घंटे की, 48 घंटे की रेगुलर, लगातार, बिना ब्रेक के, बिना विश्राम के, बिना टी ब्रेक के, बिना चाय समोसे के उनकी ड्यूटी होती है। उनके पीछे से उनका परिवार, जैसे सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ता है वैसे ही उसका परिवार, उसकी पत्नी, घर में बच्चे के एडमिशन से लेकर, घर की बीमारी से लेकर, पशुओं की बीमारी से लेकर, घर के रखरखाव से लेकर, खेती के रखरखाव से लेकर, जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं वो घर में उसकी पत्नी, उसका परिवार पूरा करता है। उसकी पत्नी का अपमान करता पूरे देश की सेना का अपमान है। तो हम इसका बहुत गहरे शब्दों में विरोध दर्ज करते हैं। हम सब राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों की ओर से बात केवल एकता कपूर की माफी की नहीं है, ये केवल एक एकता कपूर की बात नहीं है, केवल एक सीरियल की बात नहीं है, एक एपिसोड की बात नहीं है, कुछ मिनट के घटनाक्रम की बात नहीं है। इसके लिए माफी मांग ली जाएगी। और भारतीय सेना, देखिए कोई भी मुद्दा हो, भारतीय सेना कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देती, भारतीय सेना कभी भी टिप्पणी नहीं करती। भारतीय सेना में जब भारतीय सेना के सैनिकों का अपमान होता है तो भारतीय सेना नहीं कहेगी, भारतीय सैनिक भी नहीं कहेंगे, उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क आपको और हमें पड़ता है, क्योंकि ये सैनिक जो सेवा कर रहे हैं वो आपके और हमारे लिए कर रहे हैं। आज हम यदि अपने घर में चैन की नींद सो पाते हैं तो इसका श्रेय भारतीय सेना को जाता है। भारतीय सेना का यदि अपमान होता है तो वो भारतीय सेना का अपमान नहीं है, वो हमारी मातृभूमि की, हमारी भारत माता का अपमान है। तो आपको और हमें मौन नहीं रहना। पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं ना कि सज्जन व्यक्तियों का जहां सम्मान नहीं हो, दुर्जन व्यक्तियों का जहां सम्मान हो, सज्जन व्यक्तियों का अपमान हो, और दुर्जनों के सम्मान पर और सज्जनों के अपमान पर यदि हम मौन रहते हैं तो वो समाज, वो सभ्यता, वो संस्कृति जीवित नहीं रह पाती। तो हमें भारतीय सेना के गौरव के लिए, भारतीय सेना के सम्मान के लिए हम क्या करें? हम एक तो जब ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई टीवी सीरियल आए, ऐसी कोई सीरीज आए, ऐसी कोई मूवी आए, ऐसा कोई समाचार पत्र छापे, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर दिखाए, तो इंटरनेट के ऊपर जाएं, गूगल करें। जैसे कोई समाचार पत्र, उस समाचार पत्र का, टीवी चैनल का, उस व्यक्ति का नाम लिखकर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑफिस कॉन्टैक्ट, और जैसे ही गूगल में आपका रिजल्ट आए उसमें से आप फोन नंबर लीजिए, फोन कीजिए, अपना विरोध दर्ज करवाइए। आपको -50 डिग्री में जाने के लिए मैं नहीं कह रहा, आपको जैसलमेर में नहीं जाना, आपको सियाचिन के बॉर्डर पर नहीं जाना, आपको 50 किलो का वजन उठाकर 48 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी, आपको सीने के ऊपर गोली या तोप का गोला नहीं खाना। लेकिन भारत की सेना के लिए आप ये कर सकते हैं, जो सेना का अपमान करे उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, उसका ट्विटर हैंडल निकालिए, उसका फेसबुक का पेज निकालिए, उसकी वेबसाइट निकालिए और उसके ऊपर आपत्ति कीजिए कि आज के बाद आप अगर ये खबर छापेंगे तो आपका चैनल डीटीएच से हटा देंगे, आपका चैनल नहीं देखेंगे, आपका समाचार पत्र पढ़ेंगे नहीं, हम आपके एपिसोड को नहीं देखेंगे, आपकी फिल्म को नहीं देखेंगे, और आपत्ति दर्ज कीजिए। तो पहला काम विरोध करना, आपत्ति दर्ज करवाना। दूसरा काम, जहां सैनिक मिले, जहां सेना मिले, उनका सम्मान करना। अभी हमारी सरकार ने छोटे से 2 काम किए हैं। सैनिक को केवल सम्मान चाहिए, सैनिक धन संपत्ति नहीं चाहता। यदि धन संपत्ति की आवश्यकता होती तो हमारा युवा सेना में नहीं जाता।
धन संपत्ति की आवश्यकता होती तो वो कोई भी गलत काम कर सकता है, और गलत काम करने की आवश्यकता नहीं, सही काम करके भी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करके भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। भारत में भारतीय सेना में टोल प्लाजा के ऊपर नियम बनाया गया कि जब कोई सैनिक निकलेगा तो उसको सलाम किया जाएगा, उसको सैल्यूट किया जाएगा। भारतीय सरकार ने एक कदम उठाया कि जब कोई हमारा सैनिक जाएगा तो उसको एयरलाइंस में उसकी घोषणा की जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा। तो आपको और हमें जब कोई सैनिक मिले तो हमें उसका सम्मान करना है, सैनिक का कोई अपमान करे तो उसका विरोध करना है, चुप नहीं रहना, मौन नहीं रहना। सैनिक दिखे उनका सम्मान करना है और सैनिकों की वीरता की, भारत के गौरव की कहानियां जन जन तक पहुंचानी है। और इन चीजों के बीच में देखिए, समाज के अंदर देश को तोड़ने वाली, संस्कृति को तोड़ने वाली, सभ्यता को तोड़ने वाली शक्तियां पूरी शक्ति के साथ काम कर रही हैं। राष्ट्रवादी शक्तियां, राष्ट्र के गौरव को जगाने वाली, राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने वाली शक्तियां मौन हैं। उनको जगाना है, उनको आगे बढ़ाना है। राष्ट्र गौरव का कार्यक्रम और राष्ट्र हित में भारतीय संस्कृति के, हमारे गौरव के जितने भी, स्वाभिमान के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी लेख, जितने भी प्रोग्राम आपको मिले, उनको दूसरों को देखने के लिए, कहने के लिए प्रेरित कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप दूसरे लोगों के अंदर भी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, हमारे पूर्वजों के प्रति गौरव की भावना को आप जागृत करेंगे। और प्रतिदिन इसी प्रकार से 7:30 बजे राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में हम कुछ छोटी छोटी सूचनाएं, छोटी छोटी जानकारी राष्ट्र गौरव के विषय आपके सामने लेकर आते हैं, उनको आप देखिए। इस कार्यक्रम की फोटो खींचकर एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं कि आप भी देखिए। भारत स्वाभिमान के आस्था के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ आस्था ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। आस्था ऐप पर आपको वैदिक चैनल के ऊपर राष्ट्र गौरव के नाम से, संगठन शक्ति के नाम से आप ये कार्यक्रम देखिए और राष्ट्र हित में राष्ट्रवादी विचारों का, राष्ट्र गौरव के विचारों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।